नमस्ते बच्चों। आपके व्यू को देख के पता चल रहा है कि हाँ आप सारे वीडियो देख रहे हो। अच्छी बात है, देख के अच्छा लग रहा है। आपसे मैंने पैसे से एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते कि आप पैसे ध्यान से पढ़ते नहीं हो। अगर आप पैसे ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन था आपका, राहदारी का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, जो कि आपको मैंने पढ़ाते समय ही बता दिया था कि राहदारी का मीनिंग होता है यात्रा करने का कर। अर्थात जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की सीमा में प्रवेश करने से पहले वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है उसको हमें कर देना पड़ता है, वही होता है राहदारी। आगे आज हम पढ़ेंगे दूसरा पैसेज। अब अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। अर्थात यहाँ पे गंडे की बात की गई है। फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। अर्थात उस स्थान पे गए थे जो तिंगरी नाम से है, और उसी पहाड़ी का नाम है तिगरी समाधगिरी। अर्थात वो एक टापू सा घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसी का नाम है तिगरी, जहाँ पे वो पहुँच गए थे। और आगे वो बताते हैं कि जो सुमत थे वो अपने यजमान को गंडा देने के लिए जा रहे थे। गंडा का मतलब यहाँ पे है कि जो वहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तिब्बत में, तो वो मंत्र पढ़ के उसी का एक, जैसे आप ताबीज़ बोलते हो, उसी को वहाँ पे गंडा बोला जाता है, जिसको मंत्रों के द्वारा उसको गांठ लगाई जाती है। तो वो जो थे सुमत, वो अपने यजमानों को वो देने के लिए जाते थे, और वो बताते हैं कि जब वो ख़त्म हो जाता था तो किसी भी कपड़े से वो मंत्र पढ़ के उसको फिर बना लेते थे। तो वही देने के लिए वो आसपास के गांव में जाने वाले थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अर्थात जो राइटर थे वो ये सोच रहे थे कि अगर ये गांव गांव में अपने यजमानों के पास जाएगा और वहाँ पे गंडे बेचने के लिए और गांव में बढ़ जाएंगे तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा जहाँ पे हम ठहरे हैं उसी के पास गांव में चले जाओ और गांव में मत जाना, और वहां पहुंचकर उसके बदले मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा। सुमत ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। भरिया का मतलब होता है जो भार ढूंढने वाले होते हैं, बोझा ढूंढने वाले। और आगे उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ का मौसम था वो अलग तरह का था। 10-11 बजे वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती थी। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यप थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। इनके कहने का मतलब ये है कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो था वो एक अलग तरीके था। तेज़ धूप होती थी और जहाँ पे छाया होती थी वहाँ पे बहुत तेज़ ठंड भी लगती थी। जैसे इन्होंने कहा कि यद्यप थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। पीछे 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल पड़े हैं। ललाट धूप से जल रहा है, अर्थात जो माथा होता है, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, अर्थात जो तेज धूप सामने पड़ रही तो इससे जो फेस है, जो उनका माथा है वो गर्म हो रहा है, लेकिन जो उनके पीछे का भाग है अर्थात उनकी जो पीठ है वो बर्फ हो रही है, अर्थात वहाँ पे उनको ठंड लग रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने सामान ले रखा था उसको उन्होंने अपने पीठ पे लाद लिया और फिर आगे चले। यद्यप सुमत के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी बनने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब होता है वो बहुत कम पैसे में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो
जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र का मतलब सज्जन। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103, कंजूर का मतलब बुद्ध वचन, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे, 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अर्थात वो जब सुमित जो थे अपने आसपास के यजमानों से मिलने गए थे, तो राइटर जो हैं उनको वहाँ पे भगवान बुद्ध की मिली हुई पुस्तक मिलती है, जिसको वो पढ़ने में अपना समय बिताते हैं। इसके बाद आने के बाद फिर वो अपने यात्रा पे निकल जाते हैं। तो बच्चों, आपने ये पढ़ा, ये राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत था। अर्थात जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे इस संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, ये अलग अलग रचनाएं होती हैं। यात्रा वृत्तांत अर्थात इसमें राइटर कहीं जाता है और वहाँ की जानकारियों को वो अपनी रचनाओं में लिखते हैं, उसे ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इस लेसन का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एक बार कमेंट में लिखना, फिर मैं उसको अलग से आपको फ़ोटो खींच के भेजूँगी, फिर आप वहाँ से कर लेना। धन्यवाद।